प्रो गवर्नमेंट और एंटी गवर्नमेंट दोनों साइड के नैरेटिव हम लोगों को सुनने को मिले। स्पेशली इस ग्राफ के बारे में तो बहुत ज्यादा चर्चा हुई। फैक्ट्स रखूंगा और उस फैक्ट्स के बेसिस पे हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही हो रहा है, और क्लियर फैक्ट्स कि फैक्ट्स क्या हैं उसके बारे में हम लोग ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। देन आप ये नहीं बोल सकते कि ये लैपटॉप उस क्रिकेट बैट से बहुत अच्छा है। मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, हर देश की जीडीपी मेजर करने का तरीका हुई है पिछले साल के Q1 के कंपैरिजन में। यस, और ये बहुत ऑब्वियस है, हमें पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं और इसका मतलब क्या है पैनिक नहीं क्रिएट करने का? मैंने अभी कुछ एक टीवी चैनल पे देखा और कुछ डिस्कशंस में देखा, पैनल। दोस्तों, पिछले हफ्ते भारत की जीडीपी की रिपोर्ट आई और भी देशों की आई, और उस रिपोर्ट के आते ही हमारे देश में हजारों इकोनॉमिस्ट पैदा हो गए जो कि ये बताने लग गए कि कैसे भारत की इकोनॉमी अब बिल्कुल डूब चुकी है, और कुछ ये भी बताने लग गए कि कैसे भारत की इकोनॉमी अच्छा कर रही है और कैसे गवर्नमेंट ने अच्छे काम किया है। सो बेसिकली प्रो गवर्नमेंट और एंटी गवर्नमेंट दोनों साइड के नैरेटिव हम लोगों को सुनने को मिले। स्पेशली इस ग्राफ के बारे में तो बहुत ज्यादा चर्चा हुई। देखिए दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर हमारे सामने सही फैक्ट्स रखे जाएं तो मैं और आप, हम सब में इतनी बौद्धिक क्षमता है, इतना दिमाग है कि हम लोग अपना नैरेटिव खुद सेट कर सकते हैं, खुद अपना ओपिनियन बना सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं यही करने की कोशिश करूंगा। मैं आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट्स रखूंगा और उस फैक्ट्स के बेसिस पे हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। देखिए, इस वीडियो में दोस्तों बेसिकली हम लोग क्विकली बात करेंगे जीडीपी के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे ये जो रिपोर्ट आई है और उसके वजह से जो कंफ्यूजन का पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है उसके बारे में क्विकली। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिर्फ फैक्ट्स और क्लियर फैक्ट्स कि फैक्ट्स क्या हैं, उसके बारे में हम लोग ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। देन नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इससे पहले दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन, लाइक और शेयर हम लोगों को बहुत मोटिवेशन देता है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीडीपी के साथ। जीडीपी होता क्या है? देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये तो फुल फॉर्म हो गया, बट हम लोग फुल फॉर्म के लिए तो बैठे नहीं यहाँ पे। जीडीपी को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। व्हाट इट मींस, इसका मतलब ये है कि भारत देश में कुल रुपए के वैल्यू में, रुपीज में, हमने कितने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं। देखिए, यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज फिनिश्ड प्रोडक्ट? इट मींस, जैसे सपोज करिए कि आप लैपटॉप खरीद रहे हैं, ओके, बट उस लैपटॉप में बहुत सारी चीजें लगती हैं, जैसे प्रोसेसर, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, ये अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। बट जब हम जीडीपी के लिए इसका कंसिडरेशन करेंगे तो जो एक लैपटॉप की टोटल वैल्यू होगी वो काउंट होगा यहाँ पे। उसी तरीके से एक और एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, जैसे कि समोसा। जब आप समोसा लेने जाते हैं तो आप समोसे में अलग से तेल, आलू या उसके मसाले या उसकी चटनी के पैसे नहीं देते, आप एक पूरे समोसे के पैसे देते हैं। जीडीपी में उस पूरे एक समोसे के वैल्यू को कंसीडर की जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं फिनिश गुड। देखिए, बेसिकली किसी भी देश में जीडीपी अलग अलग तरीकों से मेजर की जाती है। इंडिया के रिस्पेक्ट में जीडीपी दो तरीके से हम लोग मेजर करते हैं, एक तो इनकम बेस्ड या एक्सपेंडिचर बेस्ड। अगर हम लोग एक्सपेंडिचर बेस्ड कंसीडर करें इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जीडीपी में बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड आपके नेट एक्सपोर्ट। देखिए, ये चारों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले देखिए, कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन, जब भी हम आप और कुछ खरीदते हैं अपने यूज के लिए, उसको हम लोग कंजम्पशन में बात करते हैं। जैसे आप जो नॉर्मल ग्रोसरी खरीदते हैं, खाने पीने के सामान, वो कंजम्पशन का पार्ट हो गया। आप गाड़ी खरीदते हैं, कार, वो भी कंजम्पशन का पार्ट हो गया। सेकेंड फैक्टर है इन्वेस्टमेंट, जैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, या जैसे अगर आपके यहाँ कोई फैक्ट्री सेटअप करना चाहता है, वो इन्वेस्टमेंट। अगर आपके यहाँ कोई इक्विटी खरीद रहा है, किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीद रहा है, वो भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट हुई। थर्ड फैक्टर हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब जैसे जो सरकार पैसे खर्चा करती है नॉर्मल अपने सिटीजन्स पे, उनके वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, और जैसे मेडिकल फैसिलिटीज के लिए या एजुकेशन पे, इसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग। चौथा फैक्टर है नेट एक्सपोर्ट। बेसिकली नेट एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आप अपने देश में कितने वैल्यू की सामान प्रोड्यूस करते हैं
और जो कि आप एक्सपोर्ट करते हैं प्लस आप जो सामान दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं उनका जो डिफरेंस है उसको हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं। ये चारों फैक्टर को आप लोग दोस्तों ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे भी अभी हम लोग इसका वीडियो में रेफरेंस में यूज करेंगे। प्लस ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक देश में ये फैक्टर ऊपर नीचे अलग अलग तरीके से इंफ्लुएंस कर सकता है। कैसे? जैसे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो हैविली कंजम्पशन ड्रिवन है, तो इंडिया की इकोनॉमी में कंजम्पशन फैक्टर का बहुत बड़ा रोल है। सेम वे में चाइना की जो इकोनॉमी वो एक्सपोर्ट ड्रिवन है, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड के मैन्युफैक्चरिंग हब बने हुए थे अभी तक, आगे का पता नहीं। सो इसीलिए इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना जरूरी है। ये थी हमारी जीडीपी। आइए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, वो है जो रिपोर्ट आई थी जीडीपी की। देखिए, जीडीपी रिपोर्ट जब आई तो सबसे पहले ये डेटा सामने आया, जहां पे ये दिखाया गया कि इंडिया की इकोनॉमी 23% डाउन हो गई है। जैसे ही ये डेटा आया, इसमें ये भी आप देख सकते हैं कि यूएसए की इकोनॉमी को 9% डाउन दिखाया जा रहा है और यूके की 21। जैसे ही डेटा आया, प्रो गवर्नमेंट की तरफ से इसको एक और तरीके का डेटा आने लगा, जहां पे ये बताया गया कि यूएस की इकोनॉमी एक्चुअली 32% डाउन है। फिर इस डेटा को करेक्ट करके एंटी गवर्नमेंट जो ग्रुप है उन्होंने कुछ और डेटा दिया, वापिस आपके प्रो गवर्नमेंट ने कुछ और डेटा दिया। इस तरह से पूरे हफ्ते भर, दिन भर आपको अलग अलग तरीके का डेटा आता रहा, जिससे सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन ही क्रिएट हुआ है। बट ऐसा हुआ क्यों है दोस्तों? ये ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज आपको दो सिमिलर क्वांटिटी की कंपैरिजन करनी चाहिए, डिसिमिलर नहीं। देखिए, होता ये है कि अगर आप एक एप्पल को एक बनाना से कंपेयर करोगे, आपको हमेशा मीनिंगलेस कंपैरिजन मिलेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि ये लैपटॉप उस क्रिकेट बैट से बहुत अच्छा है। मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, हर देश की जीडीपी मेजर करने का तरीका और उनका ड्यूरेशन अलग अलग होता है। तो अगर आप किसी दो देश या दो इकोनॉमी को कंपेयर करना चाहते हो, तो ये मेक श्योर करिए कि आप सर्कमस्टांसेस या डेटा या ड्यूरेशन सब सही ढंग से चेक करें। इस रेफरेंस में उसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, इंडिया जो अपनी जीडीपी कंपेयर करती है, व्हाट इट मीन्स, जैसे आपने सुना ना कि आपका ये इंडिया की इकोनॉमी 23% डाउन हो गई। 23% डाउन हो गई किससे? रेफरेंस पॉइंट क्या है? आई एम श्योर शायद बहुत लोगों ने नहीं इस बारे में सोचा होगा या सुना होगा। देखिए, 23% डाउन हुई लास्ट ईयर के Q1 से, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के। व्हाट इट मीन्स कि इंडिया जीडीपी कंपेयर करता है एक साल के, उसमें उसका ड्यूरेशन एक साल का होता है। हमारा जो 23% का डाउन हुआ वो पिछले Q1 के हिसाब से 23% जीडीपी डाउन हुई, जो कि ऑब्वियस भी है, डाउन होगा भी। दूसरा, यूएसए का जो पहला डेटा है 9.1% और या 9%, यूएसए अपना इकोनॉमिक डेटा रिलीज करता है, कंपेयर करता है कंट्री वाइज क्वार्टरली बेसिस पे। वो क्वार्टरली बेसिस पे डेटा करता है। जो पहला रिपोर्ट हमारे पास मार्केट में आई इंडियन मीडिया में, वो काफी सारे देशों के क्वार्टरली कंपैरिजन का आया था और इंडिया का एनुअल कंपैरिजन का आया था। तो ऑब्वियसली वो डिफरेंस रहेगा, वो बहुत सारे आपको बेटर परफॉर्मिंग दिखेंगे। ये गलत कंपैरिजन था। जब इस पे काफी हो हल्ला मचा तो वापस से कुछ डेटा को एनुअलाइज कर दिया गया। जैसे कि यूएसए का जो प्रो गवर्नमेंट थी उसने बोला कि नहीं, यूएसए का एनुअलाइज्ड जो जीडीपी ग्रोथ है वो -32% है। ये भी गलत है। ये गलत क्यों है कि अगर आपका एक क्वार्टर में इकोनॉमी डाउनफॉल हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे भी हर क्वार्टर में डाउनफॉल ही होगा। तो ये जो जनरलाइजेशन है ये भी गलत थी। तो इसके वजह से ये सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। कहीं पे हम लोग क्वार्टरली कंपेयर कर रहे हैं, कहीं पे एनुअली कंपेयर कर रहे हैं, और तो बहुत सारे फैक्टर्स हम लोगों ने देखे भी नहीं कि कौन सा देश कितने दिन तक लॉकडाउन था। ये हम लोग आगे बात करेंगे। इस वजह से इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी आप डेटा कंपेयर करें, नॉट ओनली इन दिस जीडीपी, किसी भी चीजों का यू शुड डेफिनेटली चेक कि बेसिक पैरामीटर्स उसके स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं, टाइम, ड्यूरेशन, किस चीज से हम कंपेयर कर रहे हैं। ये था जीडीपी रिपोर्ट और उसके कंफ्यूजन के बारे में। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं रियल फैक्ट्स। इन सब सारे भसड़ के बीच एक्चुअली में रियल फैक्ट्स क्या है। देखिए, फैक्ट नंबर 1, व्हाट इज द एक्चुअल स्टेटस ऑफ जीडीपी? जीडीपी भारत की 23% डाउन हुई है पिछले साल के Q1 के कंपैरिजन में। यस, और ये बहुत ऑब्वियस सा है। देखिए, आप कंपेयर कर रहे हो एक स्टेटस की जहां पे आपकी फुल कंट्री फुल फंक्शनिंग थी, दूसरा स्टेटस है जहां पे फुल कंट्री आपकी ठप थी। ऑब्वियसली आपकी जीडीपी ड्रॉप डाउन होगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर अनफॉर्चुनेटली किसी को टाइफाइड हो जाए और उससे 3 हफ्ते बाद हम बोले अरे आपका वजन कम हो गया। ऑब्वियसली वजन कम होगा, क्योंकि आपको टाइफाइड में भूख नहीं लगती, आप खाना नहीं खाते, तो वजन तो कम होगा ही। बट व्हाट इज द एक्चुअल स्टेटस? जीडीपी ड्रॉप हुई है 23%, राइट। फैक्ट नंबर 2 ये है दोस्तों
कि अगर आप ये चेक करेंगे कौन सा देश सबसे ज्यादा लॉकडाउन में रहा है, इंडिया इज द कंट्री जो कि सबसे ज्यादा अराउंड द वर्ल्ड लॉकडाउन में रहा है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है। तो जब कोई एक देश सबसे ज्यादा लॉकडाउन पीरियड में रहेगा, ऑब्वियसली उसका प्रोडक्शन कम होगा ही, उसके जीडीपी पे इंपैक्ट पड़ेगा ही। ये फैक्ट नंबर 2 था। फैक्ट नंबर 3, सिमिलर कंपैरिजन। जब मैंने यूके और इंडिया का डेटा का कंपैरिजन किया, क्योंकि इन दोनों की जो मेजरमेंट की टेक्निक है वो सिमिलर है, इन दोनों का अगर आप लॉकडाउन का टाइमलाइंस भी देखेंगे ऑलमोस्ट सिमिलर है। कुछ थोड़ा बहुत ही अंतर है, जहां पे कभी यूके ने शायद कंप्लीटली उतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं किया था जितना इंडिया ने किया था, और उन्होंने शायद पहले अपलिफ्ट भी कर लिया था। सिमिलर है। यूके का जो ड्रॉप हुआ इकोनॉमी में वो अराउंड 21% है, इंडिया का 23% है। ये मैं देखिए इसी तरह की कंपैरिजन की बात कर रहा था। जब आप जब भी कंपेयर करो, दो सिमिलर चीजों का कंपेयर करो, तो आपको एक्चुअल स्टेटस पता चल के आएगी, राइट। फैक्ट नंबर 4, जीडीपी का आपका बैकबोन क्या है। देखिए मैंने बताया था आपको, जीडीपी में 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है कंजम्पशन, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और चौथा आपका नेट एक्सपोर्ट। भारत की जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन बेस्ड है। 50 to 60% जो कंट्रीब्यूशन होता है इंडियन जीडीपी में वो कंजम्पशन का होता है। तो जिस देश में सब कुछ लॉकडाउन में चला गया हो, तो ऑब्वियसली उस देश का कंजम्पशन खराब हो जाएगा और उसका इंपैक्ट आपके सीधे सीधे जीडीपी पे होगा, क्योंकि इंडिया कंजम्पशन बेस्ड कंट्री ही है। हाउएवर चाइना, वैसे तो मैं चाइना के डेटा पे भरोसा नहीं करता, आप करते हो ये आपकी मर्जी है। चाइना जो एक नेट एक्सपोर्ट कंट्री है, ऑब्वियसली उनके जीडीपी में कम इंपैक्ट होगा, क्योंकि उनकी जीडीपी एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये समझना कि आपके देश के जीडीपी का बैकबोन क्या है। हमारा कंजम्पशन बेस है, डेफिनेटली हमारे ऊपर इंपैक्ट आएगा। ये फैक्ट था। अगले फैक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, अगर आप यहां पे ये कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड कैसे किया है क्राइसिस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलेगा यहां पे। पिछले साल जितना पैसा गवर्नमेंट ने स्पेंड किया था वेलफेयर में सोसाइटी के लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए, इस साल उसी क्वार्टर में जब आपका देश लॉकडाउन में था 7% अप हुआ है। ये एक इंटरेस्टिंग फिगर इसलिए है दोस्तों, क्योंकि लास्ट ईयर गवर्नमेंट के पास पैसे अच्छे आ रहे थे, क्योंकि टैक्सेस मिल रहे थे, कंट्री अप एंड रनिंग थी। इस साल जब नहीं आए तो भी 7% गवर्नमेंट ने स्पेंड ज्यादा किया, कम किया, ज्यादा किया, एडिक्वेट है, ये एक डिबेट करने का अलग मुद्दा है। डेफिनेटली कर सकते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन क्या गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसे खर्चे किए? यस किए, पैसे ना होते हुए भी। ये था गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आपके। और इसमें दोस्तों एक और फैक्टर आपको ध्यान देना चाहिए, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है ना, इस पूरे ड्यूरेशन में इंक्रीज हुआ है। जो जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है एग्रीकल्चर का, अराउंड 4%। हम लोग नॉर्मली एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। गवर्नमेंट भी पिछले पूरे 70 साल में हम लोगों ने कभी एग्रीकल्चर पर फोकस नहीं किया। आई थिंक दिस इज द टाइम जहां पे आपको गवर्नमेंट को भी आपको भी एग्रीकल्चर फोकस करना चाहिए। और इसीलिए शायद गवर्नमेंट ने जो 3 महीने की जो किसानों को जो वो लोग पेमेंट करते हैं मंथली, आई थिंक समवेयर अराउंड 2000 रुपए, वो 3 महीने की इकट्ठे दे दी गई। इन सब तरह से गवर्नमेंट ने पैसे खर्चे किए। या यूपी में योगी ने जो लोगों के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे 500 रुपए, 1000 रुपए जो भी पहुंचाने की कोशिश की थी। इस तरीके से गवर्नमेंट ने यहां पर रिस्पॉन्स किया। इन टोटल 7% ज्यादा पैसा खर्चा किया आपके Q1 के लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों रिकवरी ऑप्शन की। रिकवरी क्या है? देखिए, अभी जो रीसेंट रिपोर्ट आई है एसबीआई की, आरबीआई की, उसमें एक चीज मेंशन की गई है कि रिकवरी होगी, पेस भी अच्छा होगा, लेकिन फुल रिकवरी होने में टाइम लगेगा। और रिकवरी में मुझे ये लगता है रिकवरी होगी। क्यों होगी? देखिए दोस्तों, जब आप ये डेटा एनालिसिस करेंगे, जो जीडीपी के डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है, उसमें आपको एक फैक्टर दिखेगा, वो दिखेगा कंस्ट्रक्शन कंट्रीब्यूशन। मैं कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जो सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर होते हैं ना, वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काफी काम करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि माइग्रेशन लेबर कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किए। उसमें क्या है, वो जॉब जब भी रिवाइव होगी तो उसका आपको इंपैक्ट डायरेक्टली जीडीपी में दिखाई देगा। कब होगी? थोड़ा टाइम लग सकता है, यस डेफिनेटली टाइम लग सकता है, बट आप ये समझिए कि 50% जो कंट्रीब्यूशन होता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जीडीपी में, वो 50% डाउन हुआ है। तो व्हेनेवर दिस विल गेट रिवाइव्ड, आपको रिकवरी दिखाई देगी। एसबीआई और आरबीआई ने भी प्रेडिक्ट किया है कि शायद ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते हम पॉजिटिव जीडीपी में पहुंच जाएं अपने ग्रोथ के। ओके, दैट इज द रिकवरी ऑप्शन। सो दोस्तों, ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था। इसके बेसिस पे आप अपना ओपिनियन खुद बना सकते।
दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि इस पूरे सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, आप और मेरे जैसा एक कॉमन सिटीजन। देखिए, सबके अपने अपने अलग अलग सिचुएशंस होती हैं और लोग उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं, बट आई थिंक यहाँ पे कुछ एक ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान हम लोग को रखना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने ऑब्जर्व किया है, हमें पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं और इसका मतलब क्या है पैनिक नहीं क्रिएट करने का। मैंने अभी कुछ एक टीवी चैनल पे देखा और कुछ डिस्कशंस में देखा, पैनल डिस्कशन में वो लोग क्या बोल रहे थे कि भारत की इकोनॉमी इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि अप्रैल महीने में एक भी गाड़ी नहीं बिकी, इतनी ज्यादा इकोनॉमी खराब हो गई है। जबकि एक्चुअल में फैक्ट ना इसका उल्टा है। आपका देश में लॉकडाउन था अप्रैल में, इसलिए एक भी गाड़ी नहीं बिकी और इसलिए जीडीपी का डेटा खराब आया है। तो इस तरीके के पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए। पैनिक क्यों नहीं क्रिएट करना चाहिए दोस्तों, बता रहा हूं, क्योंकि अगर किसी भी इकोनॉमी में आपका ट्रस्ट फैक्टर गायब हो जाता है तो आप बहुत आसानी से उस देश की इकोनॉमी को जाम कर सकते हो, और ये कोशिश होगी इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। देखिए, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। यहाँ पे 1929 का जो यूएसए में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, वैसा सिचुएशन नहीं है, बट मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। वहां पे जानते जब उसकी स्टडी हुई 40 ईयर्स 50 ईयर्स अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज के द्वारा, स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड, एक बहुत बड़ा फैक्टर फाइंड किया गया कि जो रिसेशन था वो तो था ही, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि लोगों का ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो गया था। उससे क्या हुआ, जो क्रेडिट सर्कुलेशन था, ये जो मॉडर्न इकोनॉमी है ना हमारी, वो क्रेडिट सर्कुलेशन पे चलती है, जहां पे होलसेलर ने रिटेलर को उसको क्रेडिट पे सामान दिया। सबकी क्रेडिट साइकिल होती है, 30 दिन में कोई पैसा लौटा रहा है, कोई 60 दिन में, कोई 90 दिन में, सबका अलग अलग एक क्रेडिट साइकिल होता है। जब ये ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो जाएगा तो आप पैसा होते हुए भी अगले को बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं दोगे। ये इंपैक्ट पड़ता है एक पैनिक क्रिएट करने का। और 1928 में एग्जैक्टली ये हुआ। लोगों के पास पैसे थे बट वो बिजनेस में नहीं डाल रहे थे और मनी सर्कुलेशन में नहीं हो रहा था, और ओवरऑल उसका इंपैक्ट इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा पड़ा, जो कि इंडिया में आई थिंक थोड़ा अच्छे से मैनेज हो रहा है इस समय, बिकॉज जो गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया था एक एक्सटेंड करने का लोन मोराटोरियम का, बैंक्स पे थोड़ा प्रेशर आएगा, बट एटलीस्ट इससे क्या होगा कि एक सर्कुलेशन, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी बिजनेस कम्युनिटी में, जिससे कि आपका मनी सर्कुलेशन अच्छा होगा और बिजनेस और बाकी जॉब पे थोड़ा कम इंपैक्ट पड़ेगा। तो हमें र्यूमर, पैनिक ये क्रिएट नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली हमें करना क्या चाहिए, हमें डेफिनेटली अपने फाइनेंसेस का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्यों, जैसे इस पूरे जो इकोनॉमिक फियास्को में जो कोविड की वजह से हुआ है, उसमें ये हुआ है कि डेफिनेटली कुछ सेक्टर्स ऐसे हुए हैं जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं, जैसे आपका ट्रैवल, जैसे आपका कंस्ट्रक्शन, इस तरीके के काफी सेक्टर हुए हैं जो काफी इंपैक्टेड हुए हैं। तो अगर आप उस सेक्टर में जॉब करते हैं तो आप अपने थोड़े से फाइनेंसेस को ध्यान दीजिए। आप देखिए कि आप एक हेल्दी सेविंग में रहें। अगर आपका कुछ इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको ठीक से मैनेज कर लीजिए। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट खुद मैनेज करते हैं, जैसे स्टॉक्स एंड एवरीथिंग अगर आप खुद करते हो, तो ये देखिए कि आपके इन्वेस्टमेंट उस जगह पे जो थोड़े कम इंपैक्टेड हो कोविड से या इस इकोनॉमी से। और अगर आपका म्यूचुअल फंड या अदर इन्वेस्टमेंट है तो वो तो फंड मैनेजर आपके कर ही देंगे। तो इस तरीके की इकोनॉमी की कुछ इस तरीके की कुछ फाइनेंसेस की कुछ हाइजीनिक प्रैक्टिस अपने अंदर लाइए, और र्यूमर और पैनिक क्रिएशन से बचिए। कोई कुछ भी बोले या कोई भी न्यूज आए तो उसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करें, एक्चुअल इसका मतलब क्या है, इंस्टेड ऑफ गिविंग द फर्स्ट रिएक्शन। तो ये दोस्तों मैं आपसे सारी बातें करना चाहता था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। उससे जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।